तो पार्ट फर्स्ट पे हमने स्टार्ट किया था क्रिप्टो करेंसी पे, और उसके बाद मेटावर्स पे, और अभी जो लास्ट थिंग है जो बेसिकली कह लें कि बैकएंड है इन दोनों चीज़ों का, वो है ब्लॉकचेन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है, और सर का भी फेवरेट है, क्योंकि मेन इनका जो रिसर्च एरिया है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकचेन एंड कम्युनिकेशंस। तो सर इसको फिर स्टार्ट करें, लाइक व्हाट इज़, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के हवाले से, या यूटिलाइजेशन है इसका बता दें। जी, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से आप किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं। यानी कोई भी हमने रिकॉर्ड को सेव करना है तो सिंपल ब्लॉकचेन इसके लिए यूज़ होगी। ब्लॉकचेन दूसरी स्टोरिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे डिफरेंट इस बात से है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, और ये एक बहुत हम्म। बड़ी इन्वेंशन है बेसिकली सतोशी नाकामोटो की, जिन्होंने बिटकॉइन दिया। तो बेसिकली हम्म। बिटकॉइन जो स्टोर कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन में कर रहे हैं। तो ये उन्होंने साइंटिफिक दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे रिलाई करती है। उसमें क्रिप्टोग्राफी है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसके अलावा जो है आपका स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जिनके हम्म। बेसिस पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। ब्लॉकचेन को अगर आसान अल्फाज में समझना है वो ये है कि अभी हमारे पास अगर हम एक यूनिवर्सिटी में हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर हम रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे हैं, तो हम क्या होता है, हम्म। हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर टीचर्स जो है इसकी मार्किंग करते हैं और मार्किंग ऑनलाइन सिस्टम में ऐड कर देते हैं अगेंस्ट ईच स्टूडेंट के नाम, और फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जो है एक डेटाबेस होता है जिसमें हर स्टूडेंट्स की मार्कशीट सेव हो रही होती हैं। अब उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम ऑफिस अनाउंस कर देता है रिजल्ट, और हमारे पास हम्म। मार्कशीट्स मिल जाती हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाते हैं। फिर जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, तो वो हमारी जॉब वाले या कोई भी वो ट्रांसक्रिप्ट हमारी यूनिवर्सिटी को भेज के वेरीफाई करा देते हैं, और वो मैच कर लेते हैं कि वाकई क्या ये रिकॉर्ड सही भी है कि नहीं है। और हम एज अ स्टूडेंट उस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर मेरे केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स हैं, फिजिक्स में कुछ मार्क्स हैं, तो वो तो वही लोग कर सकते हैं जो कि टीचर्स हों या जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के लोग हों। तो ये जो सिस्टम है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब ब्लॉकचेन ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पे जो यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम सिस्टम है वहाँ पे जो सर्वर है, अगर उस पर साइबर अटैक हो तो आपके तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ज़ाया हो जाएंगे, और ऐसा होता भी रहता है। तो इस हम्म। सेंट्रलाइज सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को, यानी वन पॉइंट ऑफ फेलियर को ख़त्म करने के लिए जो है ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, जिसमें एक ही है कि आप बैकअप सर्वर रख लें। ठीक है, अगर साइबर अटैक हो खुदा न खास्ता तो बैकअप सर्वर मौजूद हो, मगर उसका नुकसान ये होगा कि आपको रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने काम किया कि हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसी एग्ज़ाम सिस्टम के सिनारियो के अंदर जो है ना मुख्तलिफ टीचर्स हों, हर एक के पास डेटाबेस की पूरी कॉपी हो, और वो अपने पास ही पूरा रिकॉर्ड सेव कर रहे हों, और एक सेंट्रल जगह पे तमाम रिकॉर्ड मौजूद ना हो। तो इससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई साइबर अटैक होता है तो साइबर अटैकर को जितने भी कंप्यूटर के जो जो टीचर्स हैं जिनके पास ये डेटाबेस है उन सबको करप्ट करना पड़ेगा। और कोई भी रिकॉर्ड अगर इसमें ऐड होता है तो उसके लिए मोर देन 51% लोगों को कंसेंसस देना पड़ेगा कि अब ये तुम रिकॉर्ड ऐड कर लो। तो इस वास्ते इस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जब आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो एक एंटिटी होती है सेंट्रल जो कि अप्रूव करती है, मगर चूंकि ये डिसेंट्रलाइज होगा, इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो सबसे आपको कंसेंसस लेके उससे अप्रूवल लेके सिस्टम को अपडेट करना होगा। तो ये एक शॉर्ट जो है ना डिस्क्रिप्शन है ब्लॉकचेन सिस्टम की। ब्लॉकचेन सिस्टम के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, ये ऑडिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर आप कोई भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल, जिसमें हैशिंग है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसमें जो भी चीज़ एंटर हो रही होती है वो उसका हैश वैल्यू स्टोर हैशिंग एल्गोरिथम्स के ज़रिए से वो होती है। उसके अंदर अगर आप डॉट को भी चेंज करेंगे तो वो जो है तो वो वो पूरा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ऑडिट कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ, और मतलब पाकिस्तानी व्यूवर्स की लाइक
जैसे मैं HKUST से ग्रेजुएट हूँ, तो हमारी जो डिग्री वेरिफिकेशन है, अगर कोई करना चाहे तो वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू HKUST प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। तो आई थिंक इसका अच्छा यूजेज हो रहा है करंटली, बट पाकिस्तान में शायद इतना नहीं है। एनीवेज जी सादिया, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान, व्हाट वुड बी योर सजेशंस स्पेसिफिकली टू पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस? उनको क्या करना चाहिए, क्या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस किस्म के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस किस्म के स्टूडेंट्स, मतलब किस किस्म के लोग ऐसे आएंगे जो इस फील्ड में एटलीस्ट फिर अच्छे तरीके से काम कर सकें? वी वुड बी नीडिंग एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। जी देखें, सबसे पहले तो हमने आंखें बंद करके ये नहीं कह देना कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हमने अपने सिस्टम पे लेके आ जाना है। हमने पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। अगर मिसाल के तौर पर नादरा है, नादरा के पास एक सिस्टम इतना अच्छा बेहतरीन चल रहा है डेटाबेस का, तो वो जो सिस्टम है उसको हटा के मैं ब्लॉकचेन सिस्टम लेके आ जाऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या मुझे नुकसान होगा और क्या रिस्क होंगे। अगर मैं ये स्टडी पहले कर लूँ तो फिर मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि क्या मुझे नादरा के एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करना चाहिए डेटाबेस सिस्टम को ब्लॉकचेन से या नहीं। तो इसी तरीके से साइंटिफिक दुनिया के अंदर बेतहाशा स्टडीज़ हो चुकी हैं, बिजनेस मॉडल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन हर 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 मसले का हल नहीं है, हर जगह हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अब अगर वो अपनी अथॉरिटी रखना चाहता है, वो चाहता है कि सेंट्रली चीज़ों को कंट्रोल करे, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो कोर है वही डिसेंट्रलाइज है। तो आपने ऐसी एप्लीकेशन देखी है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए हो, तो वहाँ पे आप लगाएंगे। और जहाँ तक एक्सपर्टीज़ के ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है। हमारे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे प्रोग्रामर्स भी प्रोड्यूस करती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफ़िकल्टी होगी। बस ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी इन टॉपिक्स पे इतना ज़्यादा करिकुलम को अपडेट नहीं किया गया, तो वो जब इसको अपडेट कर लेंगे तो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी पाकिस्तान। अच्छा, सिर्फ जस्ट फॉर द व्यूअर्स आपने वैसे तो एक्सप्लेन किया, लेकिन इकट्ठा अगर बता दें कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का क्या डिफरेंस होता है, जस्ट फॉर अ लेमैन। जी, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब ये है कि एक सेंट्रल एंटिटी है, एक बंदा है जो कि पूरे सिस्टम को देख रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर बैंक है, तो आप जब भी कोई पैसा निकालते हैं या खर्च करते हैं, तो आप कनेक्टेड होते हैं बैंक के सेंट्रल सर्वर से, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने पास जो है ना अपनी कॉपी में लिख लें कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो बैंक कहेगा भाई तुमने अपने पास लिखे हैं, जब तक मेरा सेंट्रल सर्वर उसको ना कहे कि तुम्हारे 2 लाख रुपए हैं अकाउंट में, तो मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगा। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है कि एक सेंट्रल एंटिटी होती है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो ये होता है कि उसके अंदर कोई एक सेंट्रल एंटिटी नहीं होती जो कि उन चीज़ों को वेरीफाई करे या कंट्रोल करे। मल्टीपल पार्टीज डिसेंटली उसको कंसेंसस करके, आपस में कंसेंसस डेवलप करके कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, कलेक्टिव डिसीजन। और जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बाय प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, ठीक है जी। अच्छा सर, मतलब Web3 के बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ लाइक सिमिलर स्टफ टू यू एज वेल कि डिसेंट्रलाइज चीज़ें वो, तो आपकी नज़र में क्या फ्यूचर है उनका Web3 का? देखिए, Web3 के 2 पैरेलल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरनेट की कम्युनिटी है या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है। एक तो ये है कि हम ये NFTs, डिजिटल करेंसीज हो गई, NFTs हो गई, आपका मेटावर्स हो गया, इन सब को नाम दे दें मेटावर्स, Web3, इन सब का नाम दे दें मेटावर्स। और एक ये है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट आर्किटेक्चर है इसको हम मोर ऑटोनोमस बनाएं, इसको और पावरफुल बनाएं, इसके अंदर स्केलेबिलिटी लेके आएँ। एक वो ये कॉन्सेप्ट है Web3 का कि इसके आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किया जाए, यानी नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट जो हो उसके अंदर आपको बैंडविड्थ सही मिल रही हो, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हों। तो जो ये वाला दूसरा वाला एस्पेक्ट मैंने आपको बताया जिसमें क्रिप्टो करेंसीज हों और ये सारी चीज़ें हों, ये इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं आगे, क्योंकि कोई सेंट्रल कंपनीज होंगी ना, गवर्नमेंट्स होंगी जो कि इंटरनेट को देख रही होंगी, वो उसको कंट्रोल करेंगी, तो वो इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं होंगी। एक पैरेलल में एक चीज़ चलती रहेगी, मगर गवर्नमेंट लेवल पे दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आगे चल नहीं सकेगी ज़्यादा। और ये तो बहुत ही कह लें कि मेजर
रिमार्क्स है। अच्छा चले सर, फिर एट द एंड जो है आप जो रिमार्क्स दे दें पाकिस्तानी रिसर्चर्स को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इन्हीं मेटावर्स, NFT, Web3 के हवाले से, ताकि उनकी डायरेक्शन एटलीस्ट के लाइक वो अगर स्टार्ट कर दें काम करना, या उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा उनकी गाइडेंस हो जाए कि वो स्टार्ट कहाँ से लें। जी देखें, सबसे पहले एक टर्म हम यूज़ करते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर मैं इसका तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं इसको अच्छे सेंस में आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर हम अच्छी चीज़ पढ़ेंगे तो अच्छी आउटपुट हमारी निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं अच्छे जर्नल्स पढ़ूंगा, अच्छे रिसर्चर्स की रिसर्च को पढ़ूंगा, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ेगी, मेरी जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो बढ़ेगी, और मैं अच्छी रिसर्च कर सकूंगा। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अगर हमने साइंस पे काम करना है, किसी भी साइंस या टेक्नोलॉजी पे, तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी फील्ड के अंदर दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स कौन से हैं, दुनिया के बेहतरीन कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं, दुनिया की बेहतरीन जर्नल्स कौन से हैं, और फिर उसमें जाके उस साइंटिफिक रिसर्च को हम पढ़ें। तो उससे हमारी कैपेसिटी भी डेवलप होगी, हमें पता चलेगा कि रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे ऐसा रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें जिसका इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, या जो जेन्युइन रिसर्च क्वेश्चन हो। यानी हमारा मकसद सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर पब्लिश करना ना हो, बल्कि जेन्युइन रिसर्च क्वेश्चन को देखते हुए रिसर्च करना हो। तो उसके लिए जो कोर है, जो बुनियाद है, वो ये है कि हम अपनी जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छी करें। पहले आइडेंटिफाई करें अच्छे जर्नल्स, अच्छे रिसर्चर्स, उनको पढ़ें और फिर वहाँ से बात शुरू करें। ओके जी सादिया, बिल्कुल ठीक है। Bitcoin, metaverse, blockchain. तो मुझे as a person, as someone who is not a computer expert, what I got is कि मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो metaverse वाली टेक्नोलॉजी है, ये पता नहीं कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। There could be like lots of things, बहुत सारे ब्रीचेस हो सकते हैं सिक्योरिटी के। तो मुझे डॉक्टर मुबशर से बात करके आइडिया हुआ है कि वो इतना बुरा नहीं है, मतलब उसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस भी हैं। और सो एवरीवन हु इज लिसनिंग, अगर आप इसके ये तीनों पार्ट्स देखेंगे तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, जैसे कि मेरी दूर हुई हैं। तो आई वुड से थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबशर, और जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आपको हमारी ये बातचीत, आपको ये इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक गुफ्तगू अच्छी लग रही है, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज व्हाट encourages us. Thank you.